हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं वीज़ा गाइड के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं और इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, और साथ साथ इस वीडियो में स्पेशली मैं आप लोगों को ये भी गाइड करूंगा कि अगर आप तुर्की आ रहे हैं और तुर्की से आपने किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव करना है तो वो आप किस तरह से मूव कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। इवन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तुर्की तो आओ ना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मसला ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारी एम्बेसीज वीज़ा रिजेक्ट कर देती हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती यूरोपियन कंट्रीज़ की। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं कि पहले वो तुर्की आए और तुर्की से फिर आप बाकी किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सको, यूरोपियन कंट्री के लिए। ठीक है, कोई यूरोपियन यूरोपियन में काफ़ी सारे, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये सारा प्रोसेस करना चाहते हैं या मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखो, एक एक स्टेप मैं बताऊंगा A to Z, स्टार्ट से लेके एंड तक। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna get. अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर करेंगे कि आपने तुर्की आना है और तुर्की से आपने किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना है। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो ध्यान से देख लेना, अभी मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, आपने काम ये करना है, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है लोकल बोर्ड से, IBCC से और मूफा से। ठीक है, जब ये आपने अटेस्ट कर लिए सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने एक काम ये करना है कि ऑल्दो तुर्की की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आइल्स के बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना, उसके ऊपर भी आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप तुर्की से, अगर आपने कहीं और जाना है, आपका प्लान ऑलरेडी है कि आपने तुर्की से किसी और कंट्री में मूव करना है, तो बेहतर यह है कि आप एक जो आइल्स का जो टेस्ट है वो दे के आओ पाकिस्तान से, उसका सर्टिफिकेट जो वो अपने साथ लेके आओ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये है शोक। ठीक है, बिम और शोक यहाँ पे जो है मेजर फेमस हैं। ठीक है, बिम और शोक, जितने भी यहाँ से लोग ग्रॉसरी वगैरह करते हैं और जो चाहते हैं कि यार थोड़ा सस्ते बजट के अंदर उनकी शॉपिंग हो जाए, ग्रॉसरी हो जाए, जिसमें घर की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बर्तन, आपके बाकी जो चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो मंथली बेस पे हम लोग करते हैं, तो बिम और शोक यहाँ पे बहुत फेमस है और चीप है। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने तुर्की से जाना है यूरोपियन कंट्री में, डॉक्यूमेंट आपने बना लिए हैं, अटेस्ट हो गए हैं सारे आपके। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आइल्स आपने कर लिया है, उसके बाद क्या 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 प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अगर तो आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आप कह लो कि 100% चांसेस हैं आपके कि आप इजीली तुर्की में एडमिशन लेने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को किसी उसके क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर। मीन वाइल मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा रहा हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे तुर्की से आगे यूरोपियन कंट्री जाने के लिए। ठीक है, तो आइल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो अटेस्ट आपने करवाने हैं, ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। पासपोर्ट कोशिश करो कि अपना 10 साल का आप बनवा लो सबसे पहले। मास्टर्स वालों के लिए, जो मास्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए फैसिलिटी नहीं होती कि वो अपने क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र करवा सकें या वो एरास्मस के लिए क्वालिफाई कर सके। ठीक है, क्रेडिट आवर अगर आप किसी प्राइवेट यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र करवाएं एरास्मस के थ्रू, एरास्मस जो एक स्कॉलरशिप होती है उसके थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो MS के लिए वो चीज़ अलाउ नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली कि बैचलर के लिए 100% चांसेस हैं कि वो अपना क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू तुर्की से किसी यूरोपियन कंट्री में वो जा सकते हैं। और मज़े की बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि एरास्मस के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई इतने हाई परसेंटेज मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आपने आइल्स किया हुआ है, दैट इज़ एनफ। बाकी आपका एरास्मस का यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट होगा, उसमें अगर आपने पास कर लिया उस टेस्ट को तो आप 100% चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हो उस स्कॉलरशिप के लिए और आप इजीली यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. इस्तकलाल स्ट्रीट में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और ये यहाँ के इस्तांबुल की
बिजिएस्ट तरीन स्ट्रीट इसको बोला जाता है। बहुत रश होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को रश नज़र ना आए, मैं दिखाता हूँ, अभी भी रश है। लेकिन ये है कि जब सैटरडे नाइट होती है तो यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, पब यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसलिए साथ साथ देता रहता हूँ कि ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हो तुर्की आने में, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सराउंडिंग्स क्या है, बजट क्या है, एक्सपेंस कितना है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग, बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई आप रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, आप जो है वो बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रैवल करना है। और ट्रैवल करने के लिए खाली वीज़ा प्रोसेस होना ज़रूरी नहीं होता, आसपास की इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स कैसा है, आपने सर्वाइव करना होता है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के बाद यहाँ तक जितना भी स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, उसके बाद ऑब्वियसली आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, ठीक है। तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को ऑब्वियसली आपने टारगेट करना है जिसकी फीसिस हो लो फीसिस हो लेकिन रैंकिंग हाई हो। तो उस हिसाब से आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है ताकि इजीली आपका एडमिशन हो और यूनिवर्सिटी जो है आपको ऑफर लेटर दे दे, एक्सेप्टेंस लेटर दे दे और आपका वीज़ा इजीली ग्रांट हो सके। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. Just like the. यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर जब आपको आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना है और वीज़ा के प्रोसेस की तरफ आपने जाना है, ठीक है। अब वीज़े का प्रोसेस कैसे होगा, डायरेक्ट जो तुर्की एम्बेसी है वो डील नहीं करती, आप डायरेक्ट तुर्की एम्बेसी के साथ डील नहीं कर सकते हो। अनातोलिया ऑफिस है जो तुर्की एम्बेसी के बिहाफ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करता है, एम्बेसी भेजता है और वीज़ा की जो डेट है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। अगर आप लोग इस्लामाबाद से हो तो ब्लू एरिया में ऑफिस मौजूद है अनातोलिया का, ठीक है। उनकी जो चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर आपका इंश्योरेंस शामिल होती है, आपका जो टिकट की आइटनरी है वो शामिल होती है, और उसके अलावा जो आपकी जो अकोमोडेशन है ना, ठीक है, टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, वो भी उसमें वो कंक्लूड करके सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके एम्बेसी में जमा करवा देते हैं। उसकी फ़ीस 65,000 टू 70,000 है, वेरी करती है कि अभी क्या फ़ीस चल रही है, लेकिन 65 टू 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उनकी फ़ीस है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपने उनके पास लेके जाने। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं वो मैं अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। मैं उसमें FRC लाजमी आपने लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लाजमी आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपकी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ऑफ़र लेटर आपका और एक्सेप्टेंस लेटर जो है आपका यूनिवर्सिटी का, ये सारे डॉक्यूमेंट लाजमी आपने लगाने हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आपका केस डिले में चला जाता है, ठीक है, या फिर ये होता है कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। एम्बेसी से अब आपका रिस्पॉन्स कितने टाइम में आता है, ठीक है। देख लो, एम्बेसी में जब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो 2 हफ्तों से 3 हफ्तों के बीच में आपको रिस्पांस आ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, ठीक है। और इंटरव्यू के 1 हफ्ता के बाद आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है फिर क्या होता है, ठीक है। तो फिर उसमें चांसेस ये हैं कि जो अनातोलिया ऑफिस वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को जो है वो रीड आउट करते हैं। उसमें से अगर उनको लगता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट अगर वो और अटैच कर दें तो एम्बेसी जो है वो आपके वीज़ा को ग्रांट कर सकती है, तो आपको वो कॉल कर दें, अनातोलिया ऑफिस वाले आपको कॉल कर देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये आप अरेंज अगर कर लेते हैं तो हम आपका केस आगे एम्बेसी में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बोलें कि आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। अच्छा, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हो तो आपका केस चला जाता है अनातोलिया ऑफिस, सॉरी एम्बेसी चला जाता है, तुर्की एम्बेसी, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको दोबारा से कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अच्छा, अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखो, अगेन वही बात है कि आप अगर लीगल तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने फ़ीस पे की हुई है, इनिशियल फ़ीस आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की है, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे उनको आंसर करना है, जो भी वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको आंसर कर देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी ये क्या करते हैं
यहाँ पे आने के बाद वो स्किप हो जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, या डंकी का बड़ा प्रोसेस है कि भाई डंकी लगा कहीं और निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीगल स्टे नहीं वो करते, ठीक है। तो जिसकी वजह से तुर्की एम्बेसी वालों को भी पता है कि लोगों ने इसीलिए जाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो लोगों को फिल्टर आउट करें कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम आगे भेजें, ठीक है। तो जब आप एम्बेसी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने उनको बताना है कि वो आपसे बेसिकली पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने बारे में उसको इंट्रोड्यूस करो, जो ऑफिसर है उसको बताओ कि आपकी एज क्या है, आपने पढ़ा कहाँ से है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और आगे का जो आपका जो प्रोसेस है, किस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। मोस्टली ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं एम्बेसी में और उनको यही नहीं पता कि उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का लाजमी आपको पता हो, कोर्स आपको लाजमी पता हो, उसके बाद कोर्स यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपका प्लान क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर जब आप जस्टिफाई करोगे तो क्यों ही कोई वीज़ा आपका रिजेक्ट करेगा। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking. यहाँ तक का प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि वीज़ा आपका ग्रांट होके आ जाएगा 2 से 3 हफ्तों के अंदर। अच्छा, अब जो मेन ट्रिक्स हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा वीज़ा ग्रांट होगा कैसे, ठीक है। अनातोलिया ऑफिस तक पहुँचने से पहले ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है। ज़्यादा जो इशू आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट को हमने किस तरह से मेंटेन करना है, कितनी बैंक स्टेटमेंट हमने मेंटेन करनी है, ठीक है। तो देखो, बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास 20 लाख भी पड़ा हुआ है तो आप उसको कह सकते हो कि दैट इज द सफिशिएंट अमाउंट के जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, 20 लाख रुपया। लेकिन 20 से 25 के बीच में होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसको एनफ फंड समझा जाता है कि आप यहाँ पे आने के बाद आप सर्वाइवल कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल फेज में जो इनिशियल फीस है आपने यूनिवर्सिटी की जमा करें वो तो $1000 है, सिंपल, ठीक है। बाकी की फीस आपने ऑब्वियसली यहाँ पे आके जमा करवानी है, ठीक है। और रही बात बैंक स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई आपने इस तरह से करना है कि इनकेस अगर मान लो कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 दिन पहले ही पेमेंट सारी डाली है, तो उसको जस्टिफाई कर दो सिंपल कि आपने कोई एसेट बेच के, कोई गाड़ी बेची है या कोई गोल्ड बेचा है, कुछ भी बेच के आपने वो पैसा डाल दिया, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर तो ये करोगे कि वो जस्टिफाई ही नहीं करोगे, बस पेमेंट को डाल दोगे, ठीक है, और अप्लाई कर दोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. अगर तो आप सेल्फ स्पॉन्सर हो और आप एम्बेसी में शो करवा रहे हो कि आप सेल्फ स्पॉन्सर हो, तो आपने अपनी सैलरी स्लिप्स लाजमी साथ लगानी है, सोर्स ऑफ इनकम साथ लाजमी लगाना है, और एम्प्लॉयमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर लगता है एम्बेसी वीज़ा फाइलिंग के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा और एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका लगेगा तो एम्बेसी कॉल करती है, ठीक है। बहुत सारे ये फिजिकल एग्जांपल्स हैं कि एम्बेसी कॉल करके वेरीफाई करती है, आपके एम्प्लॉयर को कॉल करके वेरीफाई करती है कि इधर के आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे, या अगर आपने ये शो करवाया हुआ है कि आपने आपको जो एक्सपीरियंस 1 महीना पहले आपने जॉब छोड़ी है, 2 महीना पहले छोड़ी है, तब भी वेरिफिकेशन लाजमी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप फेक लगाओगे, फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाओगे, फेक सैलरी स्लिप्स लगाओगे, तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी कि तुर्की पहुंचने तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा साथ साथ। इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा अगर इस तरह से मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारा चीज़ें कवर करने की कोशिश की। क्योंकि ऑब्वियसली आपने एयरपोर्ट से निकलना है, आपने बस लेनी है, आपने रहना कहाँ पे है, उसका कितना एक्सपेंस होगा, मंथली एक्सपेंस कितना होता है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो रफली मैं बता देता हूँ, इसको वीडियो को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन में मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट निकलना है जब आपने, तो आपने बस लेनी है, ऑब्वियसली 500 लीरा आपका, 500 से 700 लीरा आपका वहाँ पे लगेगा। उसके बाद जब आपने रेजिडेंस लेनी है तो शेयर्ड अपार्टमेंट के अंदर आपकी जो पर बेड स्पेस आपको मिलती है वो मिलती है 6000 से 7000 रुपये के बीच में, 6-7 हज़ार लीरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंथली एक्सपेंस आपका 1 पर्सन का 5000 लीरा आता है, ठीक है। और बाकी जो बिल्स वगैरह अगर आप कंसिडर करते हो पर बंदा, आप शेयर अगर अपार्टमेंट में रह रहे हो, 3 लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट के अंदर, तो पर बंदा 1000 लीरा आपका वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात कि आपने यूरोप कैसे जाना है यहाँ से, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हैं कि आपने क्या करना है कि आपने आइल्स लाजमी कर लेना है। यूनिवर्सिटी आने के बाद टीआरसी जब आप लोगे 6 मंथ तक आपने टीआरसी के ऊपर स्टे करना है, लीगल स्टे करना है तुर्की के अंदर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर जब आपका हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होने के बाद पहला सेमेस्टर यहाँ से क्लियर करना है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो एरास्मस स्कॉलरशिप पे, ठीक है। बीएस के लिए 100% चांसेस है, बीएस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इजीली अपना एरास्मस जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में, पोलैंड आप कर सकते हो, नीदरलैंड कर सकते हो, फिनलैंड कर सकते हो, ठीक है। तो बीएस के लिए ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एमएस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उनका ऑलरेडी कोर्स जो है वो 1.5 साल का होता है। तो यूनिवर्सिटी प्रेफर ये करती है कि वो एरास्मस पे ना जाए, वो यहीं से कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद पीएचडी के लिए आप एरास्मस के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बीएस के लिए 100% चांसेस है कि वो यहाँ से निकले किसी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं एरास्मस के थ्रू। आपने टेस्ट पास करना है, आइल्स आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्टेड आपके होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो यहाँ आने के बाद आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दो ओरिजिनल। कुछ यूनिवर्सिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखती हैं, ठीक है। कुछ ये है कि जो फोटो कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की वो रखती हैं, ठीक है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ लेके आने। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप यहाँ पे आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, आपने तुर्की आना है, तो जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, बाकी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, सब की कॉपीज़ करवा के लाजमी साथ रखो, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। इनकेस अगर आपने टीआरसी के लिए अप्लाई किया तब भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप जाके फ़ोटो कॉपियाँ करवाते फिरो डॉक्यूमेंट में। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, आगे भी देता रहूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बता दो। फिर मिलेंगे किसी और जगह पे किसी और टॉपिक के साथ, मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।